ओके दोस्तों, आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग उसी के साथ इंटरलिंक एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अच्छा, नाउ व्हाट इज बेसिकली कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस मतलब हम समझते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक बाल्टी है तो उस बाल्टी के अंदर हम लोग अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वाटर हम डेफिनेटली भर सकते हैं। एट मैक्स जो हम वाटर भर सकते हैं वो जो है वो उस बकेट का हम कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो भी उसी टाइप का एक चीज है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। लेट्स सी एग्जैक्टली कैपेसिटेंस का मतलब क्या होते हैं। लेट्स सी, कोई भी कंडक्टर हो हमारे पास, जब उस कंडक्टर के अंदर हम कुछ चार्ज डालेंगे तो वो चार्ज कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा प्रोड्यूस करेगा उसके चारों तरफ के विसिनिटी में, और उस कारण पे जो अनचार्ज कंडक्टर है उस अनचार्ज कंडक्टर के रिस्पेक्ट में जो ये चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल डेफिनेटली बदलेगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा, और अगर हम नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो उसका पोटेंशियल जो है वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हमारा एक लीनियर फंक्शन है, देन द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। हाँ, हम लोग ऑब्वियसली इंफिनिटी में पोटेंशियल को जीरो माने हैं। ठीक है, इंफिनिटी में पोटेंशियल को जीरो माने हैं, यानी विथ रेस्पेक्ट वी इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू इंफिनिटी। तो जो नया पोटेंशियल है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रोवाइडेड टू द बॉडी। तो कैपेसिटेंस C is a quantitative term defined as its ability to hold charge at a given potential। कोई एक बॉडी का अगर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो वो जो चार्ज पकड़ने का क्षमता रखते हैं वो चार्ज पकड़ने का क्षमता को हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस। किस किस बातों पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली हमारा जो कंडक्टर है उसका साइज पे, शेप पे, और हम जानते हैं क्योंकि मीडियम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट डालेगा, तो कंडक्टर जिस मीडियम के अंदर है वो मीडियम के पे भी डेफिनेटली हमारा इफेक्ट जो है वो हमारा पड़ने वाला है। ठीक है, अ कंडक्टर हैविंग हायर कैपेसिटेंस will hold a higher charge for a given potential as compared to a capacitor having lower capacitance। ठीक है, अच्छा, जो टर्म कैपेसिटेंस है वो बाल्टी का कैपेसिटी के साथ कंफ्यूज मत करना। इट इज नॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट अ सिस्टम कैन होल्ड। Capacitance is basically the charge held by it per unit potential created against it। ठीक है, तो Q is basically proportional to V। Q को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, for sake of simplicity। तो Q is proportional to V, तो Q हम लिखेंगे C into V। C हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो C is the capacitance of the body। SI यूनिट क्या होगा? Q का जो हमारा SI यूनिट है दैट इज बेसिकली कूलॉम, और V का होता है वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट इज द SI यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड फैराडे। ठीक है, अच्छा, फैराडे बहुत लार्ज यूनिट होता है, तो डे टू डे लाइफ में हम जो कैपेसिटर्स देखेंगे उन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस समथिंग ऑफ द रेंज मिली फराड टू माइक्रो फराड हमारा वेरी करेगा। फराड वाला जो कैपेसिटर्स है वो बहुत लार्ज कैपेसिटर है और उन पे हम उनको लेके नॉर्मली हम डील नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में। खैर, उनका कोई राइट नाउ हमारे जरूरत नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पे बात समझ लो, डे टू डे लाइफ में वी टॉक अबाउट मिली फराड और माइक्रो फराड। कॉमन एग्जांपल्स जहां पे हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं लाइक रिमोट और लाइक फैंस एक्सेट्रा, इन सब में कैपेसिटर्स जो है वो हम यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे आसान हम एक बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना चाहेंगे, दैट इज द केस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर।
अच्छा, इसके जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस जो है वो हमारा a है, और जो हमारा बाहर का मीडियम है वो है मेरा राइट नाउ एयर ऑब्लिक वैक्यूम। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली ये वाले बॉडी पे अगर मैं चार्ज डालूंगा, मान लो मैंने प्लस क्यू डाल दिया, तो ऑब्वियसली ये अपने विसिनिटी पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। राइट, समझ में? और जो हमारा ई वेक्टर होगा, दैट ई वेक्टर विल बी, कोई भी अगर मैं जनरल डिस्टेंस आर वेक्टर पे ले लेता हूं, सो दैट कैन बी रिटन एज 1/4πε0 q by r square into r cap. So dv क्या होगा? अगर हम थोड़ा सा dr वेक्टर दूर पे जाते हैं तो dv will be nothing but minus e vector dot dr vector, and r cap dot dr vector is nothing but dr, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो तो सेम ही है, और r cap का डायरेक्ट यूनिट जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं q by 4πε0 into dr by r square. We have a minus sign over it. So delta v will be minus q by 4πε0 इंटीग्रल dr by r square. इनिशियली r का वैल्यू हम a रखेंगे क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम a टू इंफिनिटी। सो नाउ इफ आई इंटीग्रेट, इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास, एक बार जल्दी से देख लो। दिस विल सिंपली कम आउट, ये वाला इंटीग्रेशन में एक माइनस आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, 1/r आएगा, 1/∞ 0, एंड वहां पर हमारे पास आ जाएगा minus q by 4πε0 a. So that is the change in potential. फाइनली हम कहां पर गए हैं? इंफिनिटी पर। इनिशियली हम कहां पर थे? ये वाले कंडक्टर जो है वो तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ही है, कंडक्टर के हर पॉइंट पे ये पोटेंशियल हमारा होगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं डेल्टा v को, दैट इज v इंफिनिटी माइनस v ऑफ द कंडक्टर, एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस q बाई 4πε0 a। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, एंड नाउ v इंफिनिटी इज जनरली टेकन एज 0, सो हम लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू 4πε0 a इंटू v। ये चीज हम लिख सकते हैं साफ साफ। नाउ here comes the definition, q is equals to c into v, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Therefore c will be equals to 4πε0 into a. This has to be remembered. This is the capacitance of an isolated sphere. This is the capacitance of an isolated sphere. अच्छा, अब हम लोग एक चीज देखना चाहते हैं सबसे पहले, जो what will be the effect of size। ठीक है, साइज का इफेक्ट हमारा क्या होने वाला है? तो ध्यान देना, C is directly proportional to A. That implies as A increases, C also increases. मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? A larger sphere will have
a higher capacitance. A larger sphere will have a higher capacitance. जो हमारा चार्ज है वो जितना बड़ा हम स्फीयर के अंदर डालेंगे, पोटेंशियल का राइज होना उतना ज्यादा मुश्किल है। तो कैपेसिटेंस को बेसिकली बाल्टी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ कंपेयर कर सकते हो। जिस बाल्टी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, सेम पानी भरने पर उसका जो हाइट राइज होगा वाटर का, वो वाटर का हाइट राइज हमारा डेफिनेटली कम होने वाला है। तो बेसिकली हम जितना ज्यादा रेडियस ऑफ द स्फीयर को बढ़ाएंगे, हमारा कैपेसिटेंस उतना इंक्रीज करेगा। तो फॉर सेम चार्ज द राइज इन पोटेंशियल इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। तो इफेक्ट ऑफ साइज जो है वो हमारा यहां पर समझ में आ गया है। अब हम लोग अगला देखना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम हमारा किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, अब हम उस चीज के बारे में थोड़ा सा अपना जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो सेम sphere is inserted inside a medium having relative permittivity equals to epsilon r। वही स्फीयर है, सब कुछ वही है। तो अब मैं जो है उस पर एक मीडियम के अंदर डाल दिया जहां पर रिलेटिव परमिटिविटी हमारा है उसका एप्सिलॉन आर। अच्छा, एप्सिलॉन आर के बारे में ध्यान देना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सारे मीडियम्स के लिए डेफिनेटली हमारा 1 से तो बड़ा ही होता है। बाकी सब के लिए तो डेफिनेटली हमारा 1 से तो बड़ा ही होता है। बाय द वे, रिलेटिव परमिटिविटी का और एक नाम होता है, इसको हम लोग बहुत बार हम पहले भी बात किए हैं, इसको हम लोग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो मेरे पास ई वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं सेम चार्ज प्रोवाइड करूंगा क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। एप्सिलॉन नॉट के बदले यहां पर ये आएगा, बाकी सब चीजें तो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो इसका v आएगा दैट विल बी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं जो q विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए इंटू v। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो अब जो मेरे पास यहां पर c डैश आएगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, और क्योंकि एप्सिलॉन आर मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है, तो c डैश जो होगा वो मेरा डेफिनेटली c से बड़ा होगा। यानी मैं एक चीज ध्यान दो, इफ higher the epsilon r of the medium surrounding it, ठीक है, more
is the capacitance. More is the capacitance. So that is the effect of medium. तो कोई भी एक गिवन बॉडी का जो मिनिमम कैपेसिटेंस होगा वो तब होगा अगर हमारा सराउंडिंग मीडियम जो है वो हमारा एयर या फिर वैक्यूम है। कोई भी और दूसरा मीडियम पे डालोगे तो वहां पर हमेशा जो कैपेसिटेंस है वो हमारा बढ़ेगा। द रीजन इज प्रीटी सिंपल। फॉर द सेम चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गोइंग टू गेट विल हैव अ लेसर वैल्यू। सो फॉर सेम चार्ज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल राइज will definitely be lesser, तो the capacitance of the system has definitely increased। मैं ये चीज तो बोल ही सकता हूं, ठीक है। एंड नाउ दूसरा चीज, ये उतना ज्यादा हमारा राइट नाउ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इफेक्ट ऑफ शेप, ठीक है। सो मान लो हमारे पास एक का परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है, एंड दूसरा हमारा वही वाला स्फीयर है, बस बाकी रेडियस तो एक ही है। Here we are going to have a sharp dent. यहां पे हमारे पास एक शार्प डेंट टाइप की चीज है। तो हाउ दिस डेंट इज गोइंग टू अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस बॉडी। तो यहां पर ध्यान दो, ये हमारा शार्प डेंट है, तो this dent has a lower radius of curvature, और साइज से हम लोग पहले ही जानते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उस चीज का उतना ज्यादा होगा। तो बाकी सारे पार्ट को भूल जाते हुए अगर मैं यहां पर उस डेंट को हटा के एक नॉर्मल हमारा परफेक्ट स्फीयर होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा ज्यादा होता, तो ऑब्वियस सी बात हम बोल सकते हैं डेंट इज गोइंग टू डिक्रीज the capacitance of body, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम ध्यान दें, मान लो हमारे पास यहां पर एक परफेक्टली फ्लैट डेंट होता। अगर परफेक्टली एक फ्लैट डेंट है मान लो, तो ये वाले पार्ट के लिए अगर हम ध्यान दें, दिस डेंट हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा इनफाइनाइट होता है, तो दैट इंप्लाइज capacitance of body will increase। जो हमारा बॉडी का कैपेसिटेंस है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करने वाला है, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास तीन का अगर मैं मानूं, ये मेरा C0 है, ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है, तो फ्लैट डेंट वाले का कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू C0 एंड एज कंपेयर टू C1।
ठीक है, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ शेप। तो हमने 3 चीजें यहां पर डिफाइन कर दिए थे जो हम लोगों ने यहां पर बात किए थे, जो साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज द मीडियम इनसाइड इट वेयर इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों का इफेक्ट जो है वो हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। अभी राइट नाउ हमारे पास कैपेसिटर के नाम पे केवल एक ही चीज है, दैट इज द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जिस बॉडी का कैपेसिटेंस हमने निकाल रखे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के इक्वल। ऑब्वियसली आगे की जिंदगी हमारी इतनी अच्छी नहीं होने वाली है क्योंकि हमें केवल इसी को लेकर डील करना पड़े, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हमारा आएंगे, पर अभी हम अपने आप को इतने में ही संतुष्ट रखते हैं और फिर हम आगे जो है वो बढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं क्या बोला है। यहां पर मेरे पास 2 कैपेसिटर्स है और दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, एक का है C और दूसरे का जो है वो है मेरा 2C। दोनों को मैंने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों बहुत आपस में बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पे, यानी आपस में ये दोनों कंडक्टर्स जो है वो हमारा इंटरैक्टिंग नहीं है। और अब मैंने इन दोनों को एक मेटालिक वायर के साथ जोड़ दिया। तो सवाल यहां पर यह है, जो हमारा दोनों का फाइनल चार्ज होगा बॉडीज पर वो हमारा कितना होगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो एक चीज, दोनों में चार्ज जो है वो मैंने सेम प्रोवाइड किया हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का अगर मैं पोटेंशियल बोलता हूं V1, तो V1 जो है वो है मेरा Q/C, और इस वाले का, दूसरे वाले का अगर मैं V2 बोलता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू Q/2C। तो सिंपली मैं एक चीज देख सकता हूं, जो V1 विल बी ग्रेटर देन V2। V1 जो है दैट इज ग्रेटर देन V2। तो ये V1 अगर ग्रेटर देन V2 है, मेरा लेफ्ट वाला हायर पोटेंशियल पे है, राइट वाला जो है वो मेरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लो वो है Q। तो चार्जेस जो है वो है प्लस Q माइनस Q, और इस वाले पे जो चार्ज हो जाएगा प्लस Q। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक ना दोनों का पोटेंशियल हमारा सेम हो जाए। तो इसका जो मेरा फाइनल पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q/C, और जो हमारा इसका फाइनल पोटेंशियल आएगा कैपिटल Q प्लस Q/2C। क्योंकि मेटालिक वायर से कनेक्टेड है तो ये दोनों जो है वो इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों का आपस का इंटरेक्शन को हमने नेग्लेक्ट किए हैं, तो अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q/C will be capital Q plus small Q/2C. This one is gone. तो 2Q minus 2Q, Q plus Q, तो मेरे पास Q जो आ जाएगा that will be equals to Q/3. तो जो चार्ज हमारा फ्लो करके निकल जाएगा वो है Q/3। तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, जो हमारा फाइनल इस वाले का चार्ज होगा दैट विल बी 2Q/3, और दूसरे वाले का जो फाइनल चार्ज होगा दैट विल बी 4Q/3। ये है मेरा दोनों का फाइनल चार्जेस। Q1 फाइनल जो है वो है मेरा 2Q/3, और Q2 फाइनल जो है वो मेरे पास आएगा 4Q/3। तो ये मेरे दोनों बॉडीज का फाइनल चार्ज होगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। Two isolated conducting spheres of radius r and 2r are charged so that they have the same surface charge density sigma. They are located far from each other, and now they are connected by a thin wire via switch. Find the new surface charge density on both the spheres
फाइनली जब मेरा इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, रेडियस r वाले का जो मेरा चार्ज होगा Q1, वो मैं क्या लिख सकता हूं स्टार्टिंग में, सिग्मा इंटू 4πr², और इसका जो मैं Q2 लिख सकता हूं दैट इज सिग्मा इंटू 4π2r²। इस वाले का कैपेसिटेंस C1 में लिख सकता हूं 4πε0 इंटू r। इस वाले का मैं लिख सकता हूं 4πε0 इंटू 2r। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो मेरे पास जो V1 आ जाएगा वो V1 कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी Q1 बाई C1। तो 4π इज गॉन, R इज गॉन, तो सिग्मा R बाई ε0। सो दूसरे वाले का V2 जो आएगा मेरे पास दैट इज Q2 बाई C2। तो उसी लॉजिक से आ जाएगा सिग्मा 2R बाई ε0। तो ऑब्वियस सी बात है V2 ग्रेटर देन V1। तो सिंपली पॉजिटिव Q flows from larger to smaller sphere। लार्जर से स्मॉलर की तरफ जो है वो हमारा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। तो मान लो Q हमारा वो चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा Q1 फाइनल होगा दैट विल बी इनिशियल Q1 प्लस Q, और जो हमारा Q2 फाइनल होगा दैट विल बी Q2 माइनस Q। तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनली अगर हम ध्यान दें Q1 प्लस Q बाई C1, Q2 माइनस Q बाई C2। ठीक है, तो C2 जो है वो मेरा 2C1 है, तो मैंने ये टर्म्स जो है यहां पर काट सकता हूं और इसको मैं सिंपली 2 लिख सकता हूं। C2 जो है वो साफ साफ मेरा 2 टाइम्स C1 है। तो हम लिख सकते हैं जो 2Q1 प्लस 2Q, Q2 माइनस Q, तो जो चार्ज हमारा जाएगा दैट विल बी सिंपली 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सॉरी 2Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे पास जो Q1 फाइनल आएगा, जो मेरे पास Q1 फाइनल आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी Q1 प्लस Q, ठीक है, दैट विल बी सिंपली Q1। मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे उल्टा लिख दिया, सॉरी, Q2 माइनस 2Q1, सॉरी, कितना आ जाएगा मेरे पास, सो दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस 2Q1 बाई 3, सो दैट विल बी सिंपली Q1 प्लस Q2 बाई 3। और टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड है, तो Q2 फाइनल तुम चेक भी कर सकते हो, इट विल सिंपली कम आउट टू बी 2Q1 प्लस Q2 बाई 3। तो मेरे पास जो सिग्मा 1 फाइनल आएगा वो कितना आ जाएगा, सो 4πr² इंटू सिग्मा 1 फाइनल,
दैट विल बी Q1 यानी सिग्मा इंटू 4πr² प्लस सिग्मा इंटू 4π2r² डिवाइडेड बाई 3। तो 4πr² जो है वो चला गया, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा 1 फाइनल will be simply equals to sigma plus 4 sigma by 3, that will be 5 sigma by 3। ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 1 फाइनल। और दूसरे वाले का अगर मैं ध्यान दूं तो जो Q2 फाइनल है वो मेरा 2 टाइम्स है, तो 4πr² इंटू सिग्मा 2 फाइनल will be 2 into this 2/3 into sigma 4πr² plus sigma 4π2r², sigma into 2r का होल स्क्वायर। सो 4π is gone, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा 2 फाइनल। यहां पर से इंटू 2 होगा बट बाई 4 हो जाएगा, तो यहां पर सिंपली हमारे पास आ जाएगा 5 sigma by 6। So that is the final sigma of the second sphere। तो दोनों में किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके रिगार्डिंग और एक सवाल हम देख सकते हैं और देखते हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, ये वाला देखते हैं। A radioactive source is in the form of a sphere of diameter that is equals to 1 millimeter. It emits beta particles, that is electrons, at a constant rate of 6.25 into 10 to the power 10 particles per second, and 80% beta particles leave the surface. Then find the time to raise the potential to 1 volt। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारा लीव कर रहा है, वो कैसे लीव कर रहा है वो तुम्हारा हेडेक नहीं, वो बोला है ना जो लीव कर रहा है। तो ध्यान देना, 1 living beta particle creates a charge of plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb इन कंडक्टर। कंडक्टर में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो होगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जितना। ठीक है। इनिशियली तो वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, एंड अब ये हमारा जो रेडियोएक्टिव डिके है वो हमारा चालू हुआ है। अच्छा ध्यान दो, जो हमारा ये वाला सोर्स है उसका कैपेसिटेंस जो है दैट इज 4πε0 इंटू द रेडियस दैट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है। जो हमें V क्रिएट करना है दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। जो V हमें क्रिएट करना है दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो जो चार्ज हमें क्रिएट करनी है that will be equals to C into V। Right। So, जो हमारा फाइनल चार्ज हमें क्रिएट करना पड़ेगा that will be equals to 4πε0 1/9 into 10 to the power minus 9 into the radius। The diameter is 1 millimeter, यानी that will be 0.5 into 10 to the power minus 3 coulomb. So that will be 1/18 into 10 to the power minus 12 coulomb। ठीक है। So beta particles जो चला गया है
कैन आई राइट इट एज 1/18 into 10 to the power -12 by 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स लेफ्ट, क्योंकि एक अगर हमारा लीव करता है तो डेफिनेटली हमारा इतना चार्ज क्रिएट होता है, तो जो बीटा पार्टिकल हमारा लीव किया है वो इतना बीटा पार्टिकल्स हमारा होने वाला है। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 to the power 17 by 18 into 10 to the power 7 1.8 into 1.6 इतना बीटा पार्टिकल्स हमारा लीव किया है। बट एक चीज तो बोला है, जितना वो छोड़ता है उसका सरफेस से 80% ही लीव करता है, तो बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड जो होगा, क्या हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 1/0.8 into 10 to the power 7 1/18 into 1.6। ये हम तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो इतना बीटा पार्टिकल्स हमारा डेफिनेटली प्रोड्यूस हुआ है, बट एक सेकेंड में जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो होता है 6.25 into 10 to the power 10 पार्टिकल्स। तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा दैट विल बी 10 to the power 7 0.8 into 18 into 1.6 6.25 into 10 to the power -10 सेकेंड। तो 6.25 इज बेसिकली 25/4, तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा 25 into 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 25 into 0.4, दैट इज 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, तो मेरे पास आ जाएगा 1/8 into 18 into 10 to the power of -3 सेकेंड। ठीक है, ओके, सो मोटे मोटे तौर पे हमारा कैलकुलेशन जो है वो हो चुका है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं दैट विल बी 1000 by 144 into 10 to the power -6 सेकेंड। ओके, सो इफ यू कंप्यूट तो यहां पर कितना आ जाएगा 250/72, 250/36, 125/18, 18 7s 126 होता है। तो इसे थोड़ा सा कम, लगभग तुम ले लो 6.96 माइक्रो सेकेंड, लगभग तो हमारा यही आने वाला है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये हमारे पास समझ में आ चुका है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी देख के डरा रहा है और कुछ नहीं है, बाकी सब वैसे ही चीज है, इसमें कुछ खास दिमाग लगाने वाली बात तो नहीं है। राइट, ओके दोस्तों, अगला देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास दो स्फीयर्स है, स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, वो दोनों एक बैटरी के सहारे हमारा कनेक्टेड है V। दोनों के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो है D। D इज मच लार्जर देन R1 एंड R2, यानी D के रेस्पेक्ट में दोनों को हम प्रैक्टिकली पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, एंड इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस जो है वो हमारा क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू एट द फाइनल सिनेरियो। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है। बैटरी हमारा कोई चार्ज ना क्रिएट करता है ना खत्म करता है, वो केवल और केवल बैटरी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। तो यहां पर जो हमारे पास चार्ज हो जाएगा वो होगा हमारा -Q और ये हो जाएगा हमारा +Q। ठीक है, जो चार्ज है वो यहां से यहां पे हमारा फ्लो कर चुका है। अच्छा, इस वाले का जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो हमारा कितना हो जाएगा 4πε0 R1
और इस वाले का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्योंकि D हमें बहुत बड़ा दे रखा है तो इन दोनों को मैं इंडिविजुअली आइसोलेटेड स्फीयर की तरह तो ट्रीट कर सकता हूं। तो यहां पर जो हमारा V1 क्रिएट होगा दैट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यहां पर जो हमारा V2 क्रिएट होगा दैट विल बी माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। पर ध्यान दो, ये वाला पॉइंट 0 पे है तो ये वाला पॉइंट V पे है, क्योंकि बैटरी के सहारे हमारा कनेक्टेड है। बैटरी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट किया है V। तो सिंपली हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V। तो हम सिंपली जो चीज लिख सकते हैं दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 दैट विल बी इक्वल्स टू V। तो हमारे पास जो चार्ज आ जाएगा Q दैट विल बी सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास आ जाएगा Q। जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बाद एक में आएगा प्लस Q और दूसरे के बीच में आएगा माइनस Q। नाउ एज D is much greater than R1 R2 they can be considered as a point charges at center। ये तो मैं मान सकता हूं। तो एक चार्ज है प्लस Q, दूसरा है माइनस Q। जो हमारा कूलम्बिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F दैट विल बी सिंपली 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। एंड सिंपली Q का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। वो गंदगी में नहीं मचा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो यहां पर क्या है, मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है a और उसके चारों तरफ हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमारा एप्सिलॉन r है। डजंट मैटर, दोनों सेम ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ जो है वो तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन r दोनों बेसिकली सेम चीज है, ठीक है। और उसके बाहर जो है वो हमारा एयर ऑब्लिक वैक्यूम है। तो सवाल ये है जो हमारा कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस कितना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग सिंपली एक काम करेंगे, यहां पर हम एक चार्ज दे देंगे प्लस Q। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 0 if R belongs to 0 to A। अंदर तो कुछ नहीं होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q by 4 pi epsilon naught R square R वेक्टर, और यहां पर हमारे पास K आ जाएगा बाई K हो जाएगा, ठीक है। कब, इफ R belongs to A to B and Q by 4 pi epsilon naught R square R cap B to infinity। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहां पर मीडियम जो है वहां पर मीडियम हमारा चेंज हो रहा है, तो पहले यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर हमारे पास ये आने वाला है एंड देन वापस जैसे डाइलेक्ट्रिक खत्म होगा तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा।
तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q by 4 pi epsilon naught K dr by r square. This has to be integrated from A to B plus Q by 4 pi epsilon naught into integral dr by r square, and this has to be integrated from B to infinity. So यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहां पर आ जाएगा मेरे पास -1/r यानी 1/a -1/b, और यहां पर भी आ जाएगा -1/r। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 1/∞ -1/b, तो दैट विल बी 0 -1/b, बट आगे एक माइनस साइन है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/b। सो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बाई K AB प्लस 1/b, ये हमारे पास आ जाएगा। सो डेल्टा V, that will be V infinity minus V of the body, that is minus E dot dr, तो minus 4 pi epsilon naught K A B अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा तो B प्लस K माइनस 1 इंटू A, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दिस टर्म इज 0, तो मेरे पास V जो आ जाएगा दैट विल बी Q B प्लस K माइनस 1A बाई K A B इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली C जो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A B बाई B प्लस K माइनस 1 इंटू A। सो दैट विल बी द कैपेसिटेंस C ऑफ द बॉडी। ठीक है, देख लेते हैं सही है या नहीं। K को एक बार के लिए 1 पुट कर दो तो पूरे हमारे पास नॉर्मल सिस्टम आना चाहिए, तो B हमारा कट जाएगा और K 1 पुट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जा रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। अगर इसके चारों तरफ हमारा एक डाइलेक्ट्रिक कोटिंग है, ऑब्वियसली बात है ये हम देख सकते हैं जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से डेफिनेटली एक बड़ा क्वांटिटी जो है वो हमारा आने वाला है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। There are n identical liquid drops each having a capacitance C and they are all charged to a potential of V. Drops can be considered to be made of highly conducting material. If the drops collides and to form a new larger drop, then find the new potential of the larger drop. ठीक है, तो मान लो radius of each drop is equals to small r। तो जो मेरे पास कैपेसिटेंस C आएगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो हर किसी में जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। ठीक है, अब मान लो रेडियस ऑफ a new drop is equals to capital R। तो
ऑब्वियसली बात है, जो टोटल लिक्विडस का वॉल्यूम तो हमारा कंजर्व होगा, तो हम लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू r क्यूब। तो हमारे पास जो कैपिटल R आ जाएगा, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू n r cube to the power 1/3. So that will be n to the power 1/3 into r. तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा चार्ज इन न्यू ड्रॉप होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू n इन क्यू, n इंटू क्यू आएगा। और जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ न्यू ड्रॉप होगा, दैट विल बी सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। सो हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो नया V आएगा दैट विल बी द न्यू चार्ज n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू V दैट डिवाइडेड बाय द न्यू रेडियस, सो दैट विल बी न्यू कैपेसिटेंस n टू द पावर 1/3 इंटू r। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गॉन, r गॉन, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा n टू द पावर 2/3 इंटू V। जो मेरा नया ड्रॉप का पोटेंशियल बनेगा वो मेरा बनेगा n टू द पावर 2/3 इंटू V। ओके दोस्तों, हमारे पास एक इनिशियली अनचार्ज्ड कोई एक मेटालिक बॉडी है, इट इज सम अननोन कैपेसिटेंस C, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ C। अब मैं एक दूसरा बॉडी जो है उसको मैंने कॉन्टैक्ट पे ला रहा हूं उसका, और वो जो हमारा बॉडी है उसके कैपेसिटेंस अगेन कुछ अननोन क्वांटिटी है Q1 C1, और उसका चार्ज जो है वो है मेरा +Q। इसको जब मैंने इसके कांटेक्ट पे लाया तो कुछ चार्ज यहां पर ट्रांसफर होगा, और इस तरीके से मैं ये वाले बॉडी को बार बार इस वाले बॉडी के कांटेक्ट पे ला रहा हूं। ठीक है, अच्छा, हर बार कांटेक्ट पे लाने के पहले इसका चार्ज जो है उसको मैंने Q पे मेंटेन कर रहा हूं। ठीक है, राइट। अच्छा, फर्स्ट कांटेक्ट पे जो हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ वो है मेरा, मान लो स्मॉल q, वो इसका चार्ज जो है वो हमें दिखेगा। तो सवाल ये है, अगर मैं ये वाला प्रोसेस को इनफाइनाइट बार रिपीट करूं तो फाइनली ये वाले पे जो हमारा चार्ज आएगा उसका वैल्यू हमारा कितना होगा। आंसर में केवल कैपिटल Q और स्मॉल q आ सकता है, इसके अलावा और कोई भी क्वांटिटी आना अलाउड नहीं है। ठीक है, लेट्स सी क्या होगा। अच्छा, ध्यान दो, अगर हम फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में बात करें, तो फर्स्ट कांटेक्ट में क्या होगा। अच्छा, ऑब्वियसली यहां पे जो टोटल चार्ज है वो हमारा कंजर्व्ड होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल इक्वल करने के लिए Q/C कैन बी सिंपली रिटन एज कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q/C1। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। इसका फाइनल चार्ज जो है वो है Q फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, तो इस पर चार्ज आएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, क्योंकि V हमारा सेम आना चाहिए तो वो रेशियो हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो C/C1 will be small q by capital Q minus small q. So that is going to happen after the first contact. जो पहला हमने कांटेक्ट लाए हैं उसके बाद हमारा ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उससे मैंने जो दोनों के कैपेसिटेंस है उसका रेशियो मैंने निकाल दिया हूं इसके टर्म्स में। अब एक काम करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द टाइम ऑफ सेकेंड कॉन्टैक्ट। सेकेंड कॉन्टैक्ट में यहां पर जो हमारा चार्ज है वो है मेरा C1 और यहां का चार्ज है राइट नाउ मेरा Q, और यहां पर जो हमारा C1 बोला C,
और यहां पर जो दूसरा बॉडी है वो है मेरा C1 और यहां पर मेरे चार्ज वापस आ चुका है Q। मैंने वापस दोनों को कांटेक्ट पे ला दूंगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई C1 हमारा सेम था, तो अभी भी ये हायर पोटेंशियल पे है, तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा फ्लो करेगा। तो यहां पर Q माइनस Q डैश कर दो, तो हम जो लिख सकते हैं दैट विल बी Q प्लस Q डैश बाई C कैपिटल Q माइनस Q डैश बाई C1। तो हमारे पास ये आ जाएगा कैपिटल Q प्लस Q डैश डिवाइडेड बाई दैट विल बी C बाई C1। दैट विल बी सिंपली C बाई C1, ये हमारे पास आ जाएगा। And C by C1 that I know is nothing but capital Q like this. Now if I simply multiply Q plus Q dash Q minus Q square minus Q dash Q Q Q माइनस Q Q डैश, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली, ये तो कट गया और ये भी कट गया, तो व्हाट आई कैन राइट इज Q डैश Q विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q स्क्वायर, तो Q डैश विल बी Q स्क्वायर बाय कैपिटल Q। तो अगली बार जो ट्रांसफर हुआ चार्ज वो हमारा हुआ है Q डैश बाई कैपिटल Q, ठीक है। अच्छा, थर्ड कांटेक्ट पे निकाल लेते हैं, उसके बाद एक ट्रेंड जो है वो मेरे ख्याल से बन जाएगा। लेट्स सी। तो हमारे पास जो थर्ड कांटेक्ट आएगा उस थर्ड कांटेक्ट को डील करते हैं। तो थर्ड कांटेक्ट पे क्या होगा, जो हमारा ये C वाला बॉडी है इस पर चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q डैश, और यहां पर जो C1 वाला बॉडी है यहां पर चार्ज वापस हो जाएगा कैपिटल Q। तो माइनस Q डबल डैश प्लस Q डबल डैश, एंड अगेन व्हाट आई कैन राइट इज, ये वाला पोटेंशियल हमारा सेम होना चाहिए, तो Q प्लस Q डैश प्लस Q डबल डैश बाई C Q माइनस Q डबल डैश बाई C1। सो Q प्लस Q डैश Q माइनस Q डबल डैश C by C1, and now let's multiply। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q Q डैश कैपिटल Q Q डबल डैश माइनस Q स्क्वायर Q डैश Q माइनस Q Q डबल डैश Q Q। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी दिस वन इज गॉन, एंड जो और एक टर्म चला जा रहा है वो है मेरा ये वाला टर्म। तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल Q Q डबल डैश विल बी Q स्क्वायर प्लस Q डैश Q सो दैट विल बी Q डैश का वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा Q क्यूब बाई Q माइनस Q स्क्वायर।
and that will simply come out to be equals to q cube by q square q. So अगले स्टेप में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है q डबल डैश, that will be simply q cube by q square. जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है that will be q cube by q square. So जो हमारा चार्ज ट्रांसफर्ड होगा, that charge transferred will be simply equals to q, अगला स्टेप में q स्क्वायर बाई q, उसके अगला स्टेप में q क्यूब बाई q स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. एंड अगर हम ध्यान दें, दिस इज गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म Q है और कॉमन रेशियो है Q बाई Q, दैट इज लेस देन 1, राइट. तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारा टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड होगा, that total charge transferred will be simply equals to q plus q square by q plus q cube by q square dot dot dot, and that will be q into 1 plus q by q square by q square dot dot dot. And that will be nothing but a by 1 minus r और जो इनिशियली तो क्योंकि ये अनचार्ज था, जितना चार्ज ट्रांसफर होगा वही तो हमारा फाइनल चार्ज होगा. तो लेफ्ट वाले पे जो हमारा फाइनल चार्ज आएगा दैट विल बी सिंपली द चार्ज ट्रांसफर्ड. So this is going to be the final charge on the body after infinite number of operations. Okay दोस्तों, अब हम देखना चाहते हैं जो what is the effect on capacitance in the presence of a second conductor. ठीक है, मान लो इनिशियली हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी है और उस आइसोलेटेड बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो है मेरा C नॉट. यानी ऑब्वियसली बात है, यहां पर अगर मैं एक बाहर से चार्ज लाता हूं प्लस क्यू, तो यहां पर ये पूरे के पूरे सरफेस पे ये प्लस क्यू जो है वो हमारा फैल जाएगा. ये प्लस क्यू जो है वो पूरे बॉडी में हमारा फैल जाएगा. तो मान लो जो हमारा पोटेंशियल है इस पोजीशन पे, दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू VA. तो what I can simply write is Q equals to C naught into VA. ठीक है, अब क्या है, another uncharged conductor is brought near A. So let's see what happens. अच्छा, जो हमारा A है वो तो हमारा एक का पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. जो हमारा A है वो एक का पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. तुम नेगेटिवली चार्ज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पॉजिटिव में देखना थोड़ा आसान होता है क्योंकि माइनस साइन को लेके हमें खेलना नहीं होता है. और अब मैं इसके सामने एक का दूसरा कंडक्टर लाऊंगा P.
तो ऑब्वियसली यहां पर ए अब बी पे इंड्यूस करेगा, तो ए बी को इंड्यूस करेगा, तो बी का जो हमारा फ्रंट साइड होगा उस फ्रंट साइड में माइनस होगा। हाँ, नेट पे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, तो मेरा बैक साइड में प्लस होगा, और ये हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हो रहा है दैट विल बी ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, जो हमारा अब इसका नया V होगा, इसे खुद के कारण वो तो हमारा VA है ही है। ये प्लस चार्ज जो है वो यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करना चाहता है, दैट विल बी प्लस। बट ये नेगेटिव जो है वो तो हमारा पोटेंशियल को कम करना चाहता है। V प्लस एंड V माइनस आर बेसिकली द मैग्नीट्यूड्स, दे आर बेसिकली द मैग्नीट्यूड्स। तो प्लस वाला जो पोटेंशियल यहां पर क्रिएट करना चाह रहा है वो मान लो है V प्लस, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड जो हमारा नेगेटिव वाला क्रिएट करना चाह रहा है वो है मान लो मॉड ऑफ V माइनस मैग्नीट्यूड वाइज, तो माइनस V माइनस, दैट विल बी द नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको निकालना संभव नहीं है, उसके लिए तो हमें शेप वगैरह सब कुछ मालूम होना पड़ेगा, उसके बाद भी निकाल पाएंगे या नहीं पता नहीं, बट इसको तो मैं लिख ही सकता हूं हमेशा। और मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो V माइनस जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन V प्लस एज अ क्लोजर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑन एन एवरेज पॉजिटिव चार्ज से नजदीक है, और नेट पे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम एक चीज तो बोल सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड वाइज V माइनस डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V प्लस। तो जो हमारा फाइनल ये आएगा V, तो व्हाट आई कैन से इज फॉर सेम चार्ज rise in the potential has been lesser। जो हमारा पोटेंशियल पे राइज होगा वो डेफिनेटली हमारा कम होने वाला है। तो ये अगर हमारा कम होने वाला है तो सिंपली व्हाट आई कैन सी इज, जो हमारा सी न्यू है, C1 बोल देता हूं, दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन C0। जो मेरा नया पोटेंशियल आएगा वो नया पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है हमारा कम निकल रहा है, यानी सेम चार्ज में अगर कम पोटेंशियल में राइज हुआ है तो डेफिनेटली सिस बॉडी का जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमारा इंक्रीज करेगा, वो इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। तो हम एक चीज लिख देंगे, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ another conductor, capacitance of a body increases. Capacitance of a body increases. ये हम सबसे पहला चीज जो है वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया है। एंड नाउ व्हाट इफ द कैपेसिटर, द सेकेंड कंडक्टर इज ग्राउंडेड। सेकेंड कंडक्टर जो है उसको अगर मैं ग्राउंड कर दूंगा तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है उस बात को समझते हैं। तो अब जो है यहां पर क्या था, ये हमारा A है, ये हमारा प्लस 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 था,
और जो हमारा दूसरा कंडक्टर बी है, ये बी को मैंने यहां पर ग्राउंड कर दिया, तो ध्यान देना प्लस चार्ज जो है वो तो हमारा पूरी तरीके से चला जाएगा और बी पे अब केवल ही केवल माइनस चार्ज रहेगा। हाँ, लेफ्ट की तरफ डेंसिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी ड्यू टू इंडक्शन, राइट की तरफ कम होगी, बट पूरे में ही हमारा नेगेटिव चार्ज ही एग्जिस्ट करने वाला है। तो अब जो हमारा V होगा दैट विल बी VA माइनस V माइनस, and try to understand this is even less than the V. वो इस वाले V से भी तो डेफिनेटली कम होने वाला है। यहां पर तो कम से कम कुछ ऐड होने वाला था, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा C2 होगा दैट विल बी इवन ग्रेटर देन C1। C1 तो हमारा पहले से ही C0 से ज्यादा था, तो ग्राउंडेड कंडक्टर सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा, फॉलोड बाय एन अनग्राउंडेड कंडक्टर एंड फॉलोड बाय एन आइसोलेटेड कंडक्टर। दैट इज द ऑर्डर एंड द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अ कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ अ कैपेसिटिव बॉडी। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस कब होगा? जब हम दूसरा कंडक्टर ले और उसके सामने उसको ग्राउंड करें। नेक्स्ट होगा हम ग्राउंड नहीं करके सिंपली उसको रख दे, और मिनिमम होगा अगर वो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है इन दैट पर्टिकुलर केस। यहां पर ऐसे भी देख सकते हो, ये वाले का हमारा पोटेंशियल जो है वो 0 हो चुका है, तो बाय कवरिंग अ स्मॉलर डिस्टेंस द इंटीग्रल ई डॉट dl उसका जो फाइनल वैल्यू है वो मेरा 0 हो जाएगा, मुझे इंफिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो डेल्टा V का अमाउंट आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो हमारा कम आएगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कैपेसिटिव ब्रेकडाउन, एंड बेसिकली दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, सो ध्यान दो, एक्सेप्ट वैक्यूम, बाकी जो भी मीडियम्स होते हैं, हमारे वैक्यूम के केस में तो यहां पर कोई ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी वैक्यूम तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी हर मीडियम पे जो मीडियम है वो जो इस चीजों से बनता है वो बेसिकली हमारा डाइपोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी मीडियम के पार्टिकल्स जो है दे कैन बी ट्रीटेड एज डाइपोल्स। तो सपोज करो हमारे पास यहां पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर ये वाले बॉडी पर मैंने बाहर से जो है वो मैंने इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है वो मैंने दे दिया। मैंने बाहर से यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मैंने दे दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज देने के लिए यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ध्यान देना जो हमारा मीडियम है, मान लो जो हमारा एयर के अंदर कोई एक CO2 का मॉलिक्यूल है जो भी है, ठीक है, या एयर के अंदर जो मॉइस्चर है जिसके अंदर थोड़ा सा वाटर का मॉलिक्यूल है वो सोचो, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा एक डाइपोल बनाएगा H2O का मॉलिक्यूल, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करना चाहता है, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे अरेंज करना चाहेगा। यानी ये अगर मेरा डाइपोल है तो यहां पर डाइपोल का माइनस होगा, यहां पर डाइपोल का प्लस होगा, और ध्यान देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाह रहा है ये वाले पॉजिटिव चार्ज के पार्ट पे एक इस डायरेक्शन में F प्लस लगा रहा है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर यहां पर एक F माइनस लगा रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो हमारा एक स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो हमारा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ एज ई इंक्रीजेस, जो हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स है F प्लस एंड F माइनस, दे ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कब करेगा? जब मैं चार्ज डालता जाऊंगा, यानी पोटेंशियल भी चीजों का इंक्रीज करेगा। ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट, ठीक है, when mod of E vector is equals to the electric field required for the breakdown, stretching force is sufficient to break the dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो स्ट्रेचिंग फोर्स को प्रोवाइड करने में सफिशिएंट हो जाता है, और जैसे ही सफिशिएंट होगा इसके ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर दौड़ के आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा राइट की तरफ दौड़ेगा। हम जानते हैं जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं, और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन को उसका जो उल्टा है उसको हम करंट मानते हैं। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम में इस तरीके से एक करंट आई दौड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द लाइटनिंग। यही तो हमारा लाइटनिंग का फंडा है। ठीक है, एंड ये वाला लाइटनिंग के थ्रू जो बॉडी है वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आके समा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो उससे कंपेंसेट हो जाएगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा दूर की तरफ भाग जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग। तो बेसिकली क्लाउड और ग्राउंड के बीच में जब सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए, ठीक है, तब जो हमारा उस टाइम पे ब्रेकडाउन होता है मीडियम का, उस कारण पे हमें थंडर जो है वो देखने को मिलता है, लाइटनिंग जो है वो हमारा स्ट्राइक करता है। तो द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एट विच it occurs is called the breakdown voltage. It's called the breakdown voltage, and that is written as VB. एंड ये जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट करेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम चार्ज। तो द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी, इससे थोड़ा सा कम, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एग्जैक्टली इतने में तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम। सो दिस इज मैक्सिमम चार्ज that can be stored in a body. That is the concept of breakdown voltage. सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, ठीक है। अच्छा, तो बात यहां पर यह है
जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, देखो अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो पूरे के पूरे सिस्टम 7 पे ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचेगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। बट अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का बॉडी है, ये वाला साइड जो है वो मेरा शार्पर है और ये वाला साइड जो है वो हमारा, तो यहां का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लो है R1 और यहां पर जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R2। R1 इज अ फ्लैटर, सो R1 हैज अ हायर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ as R decreases, sigma increases। अच्छा, एक कुछ जगहों पे ऐसे लिख रखा है, जो सिग्मा हमारा प्रोपोर्शनल टू R होता है, ये कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/R ऐसा कोई फंडा ही नहीं है, ये एक कंप्लीटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है। ये केवल और केवल दो स्फेरिकल बॉडीज के लिए ट्रू होती है और वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड। अरे पहली बात तो ये है, जो मान लो हमारे पास कोई एक जनरल इलिप्स है, इलिप्सॉइड है 3D में, तो कोई एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलोगे? यानी तुम वो मेजर एक्सिस वाले को बोलोगे, माइनर एक्सिस वाले को, या मेजर एक्सिस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो कोई एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ जनरल 3D बॉडी, तो पहली बात थोड़ा सा अपने आप में एम्बिगुअस है, जो वैल्यू तुम ले किसको रहे हो। और दूसरी बात, ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा कोई भी चीज का कोई प्रूफ नहीं है। इन जनरल बॉडीज के लिए मैं ये चीज नहीं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। हां, यहां तक बिल्कुल सही है, R घटेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा बढ़ेगा, आई एग्री। ये वाले पॉइंट तक मुझे कोई इश्यू नहीं है, ये कंप्लीटली सही है। लेकिन इसको जो मैथमेटिकल फॉर्म दिया जाता है, जो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये कंप्लीट बेहुदा चीज है और कंप्लीटली गलत है। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट तुम्हें दे ही नहीं सकता हूं। इतना सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन होता ही नहीं है। एंड सच बात तो ये है, आज तक कोई मैथमेटिकल रिलेशन निकला ही नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ, लोगों ने बहुत सारे एडवांसमेंट किया है, बेटरमेंट किया है, ठीक है। उस चीजों में मैं जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, ठीक है। बट उतने बात तो हम बोल सकते हैं, इसके आगे बोलने के लिए केवल और केवल दो स्फीयर्स, दोनों बॉडी स्फेरिकल होना चाहिए, वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, तब मैं वो चीज बोल पाऊंगा। अदरवाइज दिस कैन नॉट बी सेड इन जनरल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ई होता है वो कितना होता है मेटालिक बॉडी में? कोई जस्ट एक जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे R1, जहां पे R1 क्योंकि ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, तो हम एक चीज लिख सकते हैं E1, दैट विल बी सिग्मा बाई कितना? सिग्मा 1 / एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा डेफिनेटली हमारा कम होगा, दैट विल बी लेस देन E2, दैट विल बी सिग्मा 2 / एप्सिलॉन नॉट। जस्ट सरफेस के बाहर तुम्हें यह चीज लिख सकता हूं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, थोड़ा फ्लैटर होगा, और यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, breakdown first occurs
द शार्प एज। ब्रेकडाउन जो है वो पहले मेरा शार्प एज पे होगा। तो जिस बॉडी के अंदर शार्प एज होगा उस बॉडी पे हम जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पाएंगे वो कैपेसिटी हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ शार्प कॉर्नर। ठीक है, decreases the maximum charge storing capacity of the body। अच्छा, बाय द वे एक बात ध्यान देना, some people use it to argue that the capacitance of the system has been decreased। नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। ब्रेकडाउन और कैपेसिटेंस कंप्लीटली अलग फंडा है। ठीक है, ब्रेकडाउन जो है वो तो हमारा मीडियम का डाइपोल टूटने के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए जो आर्गुमेंट है वो मैंने पहले दे चुका हूं। यहां पर हम ये बोलेंगे जो कोई एक बॉडी पे अगर शार्प कॉर्नर है, एक परफेक्ट स्फीयर है एज कंपेयर टू जो हमारा एक दूसरा स्फीयर है जहां पे शार्प कॉर्नर भी है, तो शार्प कॉर्नर वाले पे पहले ब्रेकडाउन अचीव होगा, क्योंकि शार्प कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेचिंग बहुत बढ़ जाने के कारण पहले हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगा। दैट विल ब्रेक डाउन फर्स्ट, दैट इज फाइन, बट दिस आर्गुमेंट कैन नॉट बी गिवन टू प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम हैज डिक्रीज्ड। उसका प्रूफ मैं पहले जो दे चुका हूं, दैट इज द करेक्ट प्रूफ रिगार्डिंग दैट बॉडी। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रूफ। ब्रेकडाउन और कैपेसिटेंस कंप्लीटली अलग चीज है। ब्रेकडाउन जो है वो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब मीडियम का डाइपोल को पार कर जाता है तब। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मीडियम? नाउ in presence of medium, higher the K, E will be lesser for same charge. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को E by K कर देगा, तो ऑब्वियसली बात है मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, एज K increases, breakdown voltage also increases. As K increases, the breakdown voltage, not exactly breakdown voltage, I am writing it wrong. Q max, the maximum charge stored। देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज तो हमारा एक खुद का प्रॉपर्टी है, पर उसके टाइम पे जो हम चार्ज स्टोर कर लेंगे वो डेफिनेटली हमारा ज्यादा होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज तो मेरा एक कंडक्टर का खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब मीडियम की खुद की प्रॉपर्टी है उसके डाइपोल्स की, बट डेफिनेटली जो मेरा मैक्सिमम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं वो तो हमारा डेफिनेटली ज्यादा होगा। इस बात को हम सबसे पहले समझ ले। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव ब्रेकडाउन। ओके।